बिटवीन क्लासरूम मैनेजमेंट लगाया है और मरीन ने भी लगाया है। बिल्कुल ठीक है कि आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट एक जो टीचर करता है वो और सोशल इमोशनल लर्निंग में इनवर्स रिलेशन है। सोशल इमोशनल लर्निंग बेसिकली होती है एक दूसरे का ख्याल रखना। क्लास में जब स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, टीचर के पास जाने से पहले आप अपने आप फेलो से पूछ के उसको सॉल्व कर लेते हो, उसको आप कहते हो सोशल इमोशनल लर्निंग। लाइक अभी फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यू आप लोगों को मसला कर रहा था, तो आप सर से या टीचर से मुझसे पूछने की बजाय किसी का भी अपने आपस में, अब आप लोग माशाल्लाह काफी दिन हो गए हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग हो गई है आपस में, तो आप आपस में ही पूछ लेते हो कि इसका क्या आंसर है और आपको समझा भी देते हैं। तो इस चीज को आप कहोगे कि डायरेक्ट टीचर के पास जाने की बजाय मैंने सोल्यूशन की कोई भी चीज को लाइट नहीं समझ आ रहा था तो मरियम ने तैयबा से पूछ ली है। तो इस तरह से, तो अगर आपकी आपस में सोशल इमोशनल लर्निंग अच्छी है तो क्लासरूम मैनेजमेंट इतनी नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी क्लासरूम मैनेजमेंट आप लोगों ने खुद कर दिया, आधा काम तो आप लोगों ने कर दिया है। तो सोशल इमोशनल लर्निंग अगर अच्छी होगी तो टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट कम करनी पड़ेगी। ऑलरेडी क्लासरूम में मैनेज है तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, एक चीज ज्यादा है तो एक चीज ऑलरेडी कम हो जाएगी, मैनेज जरा कम करना पड़ेगा। फिर 40 एमसीक्यूज आपके पास है। 40th, क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड्स। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या हो जाता है आपके पास? इसमें क्या आता है? इफेक्टिव टीचिंग कंटेंट, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑल। बिल्कुल ठीक है दानियल, के हमारे पास सारे के सारे के इफेक्टिव टीचिंग कंटेंट, एक टीचर अपने जो पढ़ाता है टॉपिक वो उसके कंटेंट्स किस तरह अरेंज करता है। टॉपिक बहुत आसान होता है, कोई भी टॉपिक ले लो टीचर को आता होता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर कंटेंट्स की फॉर्म में लेके चलना कि पहले उसकी डेफिनेशन एग्जाम करनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू करना है कि प्रॉपर कंटेंट बना रखे है टीचर ने, उसके थ्रू वो करना है। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। दूसरा, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आपके पास आ जाता है कि टीचर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करते हैं कि टीचर बच्चे को समझ आ जाए। अब क्लास में आप तकरीबन 60+ बच्चे हो ग्रुप में जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है। अब 60 के 60 बच्चों का मेंटल लेवल बिल्कुल अलग है। किसी को बहुत जल्दी बात समझ आ जाती है, किसी को बहुत देर से आती है। लाइक अब आप लोगों का ये मॉड्यूल है क्लासरूम मैनेजमेंट का, बच्चों को बहुत अच्छी समझ आई है, कुछ को बहुत कम, वरना पहले मुझे बच्चे बहुत तंग करते थे, मैं वीडियो भी बनाती थी उसके बाद भी बच्चों के बहुत क्वेश्चंस आते थे। लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट आई थिंक सो आप लोगों को इजी लगा है, सिवाय एक दो बच्चों का मेरे पास आया है, वो भी उन्होंने एक दो टर्म समझनी थी तो उन्होंने कर लिया। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजीज टीचर अडॉप्ट कर ले जिससे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी अच्छी हो जाए। तो लाइक अगर आपके नहीं समझ आ रही तो हमने वीडियोस बना दी। अगर बच्चों को फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग क्लास आ रहा है, मेंटल लेवल अलग है, तो 50 बच्चे हैं क्लास में, 45 बहुत अच्छे दिमाग के हैं, 5 निकम्मे हैं। तो निकम्मों के दिमाग में डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज करे कि उनको समझ आ जाए, आसान एग्जाम्पल दे, उन पे थोड़ा गौर ज्यादा करे, उनसे बार बार एग्जाम्पल्स पूछे। तो एक टीचर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकता है कि किस तरह क्लास को लेके चला जाए, पूरी क्लास को लेकर चला जाए। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है कि टीचर की स्ट्रेटेजीज क्या है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लासरूम मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि स्टूडेंट्स बिल्डिंग, बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं स्कूल की बिल्डिंग, कि जिस टाइप की स्कूल की मतलब लर्निंग है उस टाइप का स्ट्रक्चर होना जरूरी है क्लासरूम, तब मैनेजमेंट तब अच्छी होगी। लाइक अगर मैं कहती हूँ मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना है और क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड या मार्कर बोर्ड वाला बोर्ड ही नहीं है हमारे पास, व्हाइट बोर्ड, तो कैसे समझाऊंगी मैं? सिर्फ बोलने से तो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नहीं समझा सकती ना, सिमेट्री का मॉड्यूल, मुझे एग्जांपल्स देनी है, मुझे उसके लिए व्हाइट बोर्ड चाहिए। अगर मैंने आपको कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर समझाना है तो मैं कहूँ कि रट्टा तो नहीं मार सकती, मैं पूरी विंडो तो नहीं लिख सकती व्हाइट बोर्ड पे। तो आप लोगों को मैं ऐसे रूम में लेके जाऊं जहाँ पे 5 10 12 कंप्यूटर पड़े हैं और आप लोगों की ग्रुपिंग कर दूं बेशक, लेकिन आप लोग एटलीस्ट एक विंडो सामने देख के लेके चलो। इस चीज को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जिस टाइप का आपने पढ़ना है उस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिल भी रहा है या नहीं। लाइक अगर प्रेजेंट एग्जांपल दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो आप लोगों ने अभी टेस्ट दिया है ये, ठीक है, आप लोगों का आज सोल्यूशन का टेस्ट था, तो इसके लिए आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड था? आप लोगों का अगर क्लासरूम की बात की जाए तो आपको गूगल, जो आप लोगों की ईमेल आईडी है वो रिक्वायर्ड था, उसके बगैर आपकी गूगल शीट्स नहीं खुलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आज की जो बात की जाए तो आपके लिए रिक्वायरमेंट, एक तो आपकी आईडी होना जरूरी है, ईमेल, दूसरा आपके पास जूम मीटिंग होना जरूरी है। जब तक जूम नहीं लेके आओगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है आज की क्लास का, तो आप लोग नहीं सही से कर पाओगे कन्वे। तो इस वजह से क्लासरूम मैनेजमेंट में आपके पास ये तीनों चीजें आती हैं कि जो भी चीजें क्लासरूम को अच्छा कर देगी वो क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास बिल्कुल डी था।
देन आपके पास 41th एमसीक्यू था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन एलिमेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट इज। क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है कि जो वाकई क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? दानिया कहते हैं ए, बाकी क्या कहती हैं भाई? सानिया, जवेरिया, तबस्सुम सी, सोशल इमोशनल डोमेन्स। इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, दानियाल इज राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारी सारी की सारी चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट पे आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है टीचर और टीचर का नॉलेज। बाकी हर चीज वक्त के साथ सीखी जा सकती है, लेकिन एक टीचर के पास अगर नॉलेज नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। बाकी उसके पास पर्सनैलिटी भी है, उसके पास अथॉरिटेटिव बिहेवियर भी है कि वो गुस्से से चीजों को कर सकता है, उसके क्लासरूम अच्छा भी है, लेकिन एक उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्लासरूम में तो काम, सबसे पहला काम क्या होता है? सीखना ही है ना, टीचर से ही सीखना है। अगर टीचर को नॉलेज ही नहीं है इस टॉपिक का तो बाकी चीजें तो सारी बाद में आ जाएंगी। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक टीचर का नॉलेज है, उसके बगैर हर चीज क्लास में बाद में आती है। टीचर का नॉलेज, टॉपिक से रिलेटेड, स्कूल का मकसद क्या है? सीखना। बात स्वामी, सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है सीखना। सीखोगे क्या? नॉलेज से सीखोगे ना, टीचर का नॉलेज से। टीचर के पास जो टॉपिक समझना है उसके पास नॉलेज ही नहीं है, आज सोल्यूशन समझना आपने, ठीक है, सर से। अगर सर को सोल्यूशन की बिल्कुल नो हाउ ही नहीं है तो बाकी आपके पास जूम भी है, आपके पास हर चीज भी है, लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ कंट्रोल ऑफ क्लास नहीं, नहीं। क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ क्लास को कंट्रोल करना नहीं कहते। क्लासरूम मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है। देखो क्लासरूम मैनेजमेंट का बीएड की टर्म्स में अगर बात करोगे ना, क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है कि क्लास को मैनेज करके इस तरह मैनेज करना कि स्टूडेंट का जो सिखाना मकसद है ना वो सीख जाए। बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट ये है, सिर्फ क्लास को कंट्रोल करना नहीं, उसमें उसका सीटिंग बिहेवियर, उसमें उसका क्लास का पूरा स्टूडेंट्स का बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर, पूरे स्कूल का बिहेवियर भी, कि पूरा स्कूल का जो रूल्स है वो भी क्लास पे इफेक्ट करेंगे, तो वो भी क्लास को मैनेज करेंगे। बेसिक पर्पस क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? स्टूडेंट की एबिलिटी और लर्निंग को इनहेंस करना। स्टूडेंट, आप सीखने के लिए आए हो यहाँ पे केमिस्ट्री, तो क्लासरूम मैनेज में इस तरह करूँ कि जब आप इस क्लासरूम से बाहर जाओ तो आपको सोल्यूशन केमिस्ट्री, बीएड और इंग्लिश आता हो। ये है क्लासरूम मैनेजमेंट। कंट्रोल नहीं करना आपको, आपको सिखाना है। उस मकसद के लिए मैं जो जो क्लासरूम में इंप्रूवमेंट्स और जो जो काम करूंगी ना, उस चीज को मैं कह रही हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट ये नहीं कि आप लोगों को कंट्रोल करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट मींस इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। एग्जैक्टली, क्लासरूम मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट। देखो हर चीज, जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना बीएड में, ये चीज याद रखो, उसका बेसिक पर्पस है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट किस चीज में? स्टूडेंट को निकम्मे से अच्छे में लेके जाना। उसके लिए अब एक मॉड्यूल हमने ये पढ़ लिया है, एक अपने ब्लूम्स पढ़ा, ब्लूम्स टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। एट द एंड सोल पर्पस सबका इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग है, बिल्कुल। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्लास को कंट्रोल करके उनकी लर्निंग एबिलिटी को ही लेके आना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचर का नॉलेज। जब तक टीचर का नॉलेज नहीं होगा क्लासरूम मैनेजमेंट कभी भी नहीं होगा। बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फुल गर्मी का सीजन है और क्लासरूम की कैपेसिटी है 50, और मैं आपको बिठा दूं 80 बच्चे के, नहीं नहीं घुस जाओ घुस जाओ, कोई बात नहीं, सीखना है सीखना है, घुस जाओगे, लेकिन सही से नहीं, आपका फोकस ही नहीं होगा स्टडी पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल इमोशनल डोमेन्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टीचर की पर्सनैलिटी भी, सब कुछ क्लास मैनेजमेंट में आता है। लेकिन टॉप आपका एमसीक्यू था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन एलिमेंट। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज ऑफ अ टीचर। देन 42 एमसीक्यू आपके पास आ जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट शुड बी शेयर्ड विद। कि क्लासरूम मैनेजमेंट में कोई भी मसला आ गया तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल दानिया, उसमें आपको सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स हम कहते हैं उन बंदों को, उन फैक्टर्स को जो कि स्टूडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो क्लास में स्टूडेंट है और वो इफेक्ट हो रहे किसी भी चीज से, उस चीज को हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब स्टूडेंट के पास इम्पैक्ट किस किस का आता है? उनके पेरेंट्स का, उसके बहन भाइयों का, उसके टीचर का, स्कूल में भी बाहर पीएन बैठा है उसका भी इम्पैक्ट आता है, उसके कोऑर्डिनेटर्स का, प्रिंसिपल का। जो भी बंदा, जो भी चीज इन्फ्लुएंस करेगी स्टूडेंट पे, वो स्टेक होल्डर्स है। तो अगर कोई मसला आया है क्लासरूम मैनेजमेंट में तो वो सबके दरमियान, टीचर, प्रिंसिपल, ऑल डेट, पीएन तक भी होता है स्कूल का, उससे भी शेयर करना चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ये इशू है, किस तरह सॉल्व करना चाहिए। तो इन सब में क्लासरूम मैनेजमेंट को आप इशू को प्रेजेंट करोगे और ओवरऑल सारे के सारे अपना ओपिनियन देके उसको सॉल्व करेंगे।
पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासरूम मैनेजमेंट एंड करिकुलम। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आप लोगों की, इसमें जो आपको दिया गया था, एग्जैक्टली क्लासरूम मैनेजमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक था। और ए ठीक क्यों था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों को क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती, हम लोगों को बस बदतमीजियां करनी आती हैं। मैं कहती हूँ आजकल के बच्चों में ना तमीज नहीं रही, ना तो टीचर से बात करने की। ऑनेस्टली जो जो बिहेवियर मैं देखती हूँ, सिर्फ नंबर अगर उन्होंने लेने हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं उस टीचर की तो वो रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में 10 टीचर हैं, वो 5 से पढ़ रहे हैं, वो 5 की रिस्पेक्ट करेंगे, 5 की वो ऊपर ऊपर से जाने देंगे कि मेरे तो टीचर ही नहीं है। तो हम, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करनी। जस्ट रीजन मार नहीं, प्यार कह सकते हो सामिया, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। आजकल तो टीचर आपको मार ही नहीं सकता। वो दौर तो चला गया जब टीचर मार देता था और अम्मा अब्बा कहते भी थे कि भाई आपके हवाले हमारा बच्चा। और अम्मा अब्बा बल्कि इस चीज पे फख्र करते थे, अगर टीचर मार दिया है तो उल्टा बच्चे को डांट पड़ती थी कि तुमने कोई शरारत की होनी है। अब तो पेरेंट्स आ जाती हैं कि हमारे बच्चे को हाथ किसने लगाया है, भाई ये पढ़ता है तो पढ़ने दो, नहीं पढ़ता तो छोड़ दो इसको। तो वो तो अब तो दौर ही गया ना मार नहीं प्यार वाला। तो क्लासरूम मैनेजमेंट हमारा सिखाई नहीं जाती। अगर यही पार्ट, अब देखो बीएड में पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो, बीएड को पढ़ते हो, लेकिन फिर बात वही आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो हम गुस्सा, अब तो गुस्सा भी नहीं, टीचर गुस्सा नहीं कर सकता, मारना दूर की बात है। 3 दिन किसी बच्चे को डांट दो उसकी भलाई के लिए, और बेइज्जती करने के सेंस में नहीं डांटो, बाकी उसकी भलाई के लिए डांट दो, वो फिर भी आपसे बदगुमान, बच्चा भी बदगुमान होता है और पेरेंट्स को भी ले आते हैं। तो टीचर तो वो रह गया कि बस उसने बस पढ़ाना है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल ऐसे ही रह गया। तो हमें क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती। अभी देखो क्लासरूम मैनेजमेंट पूरे पाकिस्तान में जो शामिल है ना, वो बीएड में शामिल है। और बीएड को भी हम कैसे पढ़ते हैं कि बस हेडिंग्स, मेरे ख्याल से पेपर से पहले हम हेडिंग्स पढ़ रहे होते हैं कि हमने बीएड की डिग्री लेनी है। क्यों? क्योंकि जी एजुकेटर्स की जॉब आएंगी तो उसमें उसके मार्क्स है। अगर कोई प्रिंसिपल की जॉब आती है तो बीएड मस्ट हो सकती है। तो जस्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जबकि क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहती हूँ एक बिहेवियर की स्टडीज बच्चों को सिखाना चाहिए। बिहेवियरल स्टडीज कि बच्चे आजकल इतने शार्प और हार्श नेचर के आ रहे हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा सा उनमें बिहेवियर वो पढ़ेंगे तो बेहतरी आएगी। दूसरा, क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, कि क्लासरूम मैनेजमेंट को काइंडली इनको इंक्लूड करें। अब बाकी जो हम माइनर्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 6 माइनर्स पढ़ रहे होते हैं, काइंडली एक एक में हम क्लासरूम मैनेजमेंट जरूर लेके आनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले क्लासरूम मैनेजमेंट होती क्या है। तो ए ऑप्शन वहां पे आपका बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जी आपके पास है 44, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर इन क्लासरूम एंड रिमेन कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर नीड्स इज कॉल्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली, सोशल इमोशनल लर्निंग। एक दूसरे के ख्याल रखना स्टूडेंट्स आपस में, और आपस में बहुत अच्छा बिहेवियर रखना, उसको हम कहते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग। और उसका उल्टा, अगर आप आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हो, उसको कहते हैं सोशल इमोशनल डैमेज, कि बिल्कुल भी आप में बर्दाश्त नहीं है और आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हो। लाइक स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में 2 ग्रुप बने होते हैं, जब जीआर सीआर बनाने की बारी आती है, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तब ग्रुपिंग हो जाती है। इस बात पे एंड 8 सेमेस्टर गुजर जाते हैं बीएस के, और इसी बात पे ग्रुपिंग ही रहती है। तो ये बहुत बुरी चीज है, यही क्लासरूम मैनेजमेंट है। ये चीज आपके कोर्स में इंक्लूड होंगी। टीचर सिर्फ, मैं कहती हूँ, पढ़ाने की हद तक नहीं होता, टीचर का काम होता है डेली की बेसिक्स आपको बिहेवियर भी सिखाना, बट हमारा फोकस नहीं है इस चीज पे। फिर है 45, फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड बी। क्लासरूम मैनेज करने के लिए टीचर का बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए? आज लगता है दानियाल पढ़ के आए और फुल। हाँ बिल्कुल, टीचर का बिहेवियर अथॉरिटेटिव होना चाहिए, कि जहां उसको गुस्सा आना चाहिए वहां उसको गुस्सा करना भी चाहिए। बेइज्जती नहीं कहते इसको, अथॉरिटेटिव कहते हैं। थोड़ा सा उसका रोब होना, कि एक टीचर का डर भी होना चाहिए कि अगर मैं ये गलत हरकत करूंगा तो टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट ऐसे ही नहीं मिलेगी, गलत हरकत पे मिलेगी। इस चीज को कहते हैं अथॉरिटेटिव। तो एक टीचर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए, तब क्लास जरा ज्यादा अच्छी मैनेज होगी। एक टीचर एक्स्ट्रा ही नरम हो जाए ना, तो फिर भी बच्चे बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो अथॉरिटेटिव बिहेवियर होना चाहिए। For classroom management rules should be made, that rules should be followed by, कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट ने, तो उसको किस किस को फॉलो करना चाहिए या कौन कौन उसको फॉलो करेगा? ऑल द स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल ठीक है। कि सारे के सारे, चाहे वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बने, वो सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के लिए नहीं बने, वो सारों के लिए बने। अगर इंस्टीट्यूट में कोई काम करने वाली मासी, झाड़ू देने वाले पीएन भी आता है, तो और काम वाले भी आते हैं, तो उनके लिए भी वो रूल्स है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट पे ओवरऑल सारा इफेक्ट होता है, सिर्फ क्लासरूम कंट्रोल करना नहीं होता क्लासरूम मैनेजमेंट। Which behaviors can be administered by counseling?
कि काउंसलिंग से हम कौन कौन से बिहेवियर्स को एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऑल है कि काउंसलिंग मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान हो सकती है। काउंसलिंग टीचर्स पेरेंट्स की हो सकती है, टीचर प्रिंसिपल की हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग की मदद से आप ये सारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा 10 8 से जो भी मसला होता है ना क्लासरूम मैनेजमेंट का, वो काउंसलिंग से हल हो जाता है इजीली। तो मोस्ट बेस्ट वे बल्कि जो होता है ना किसी भी क्लास मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है ही काउंसलिंग। क्लासरूम पॉलिसीज इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लासरूम की पॉलिसीज जो हैं वो इनमें से किसकी एग्जांपल है। ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच, कोवर्ट मैनेजमेंट, हाइपर मैनेजमेंट। मैंने वुड डाला था, मुझे समझ नहीं आती ऑप्शन क्या बनाना है, और नन तो आपके पास होता ही। बिल्कुल ए है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों का एक आया भी था, उसको थोड़ा सा इशू आ था, तो मैंने उसको समझाया था कि इसमें ओवर्ट और कोवर्ट। बिल्कुल मैं यही बताने लगी हूँ सामिया। आपको कोई इशू होता है थोड़ा बहुत, अगर टर्म समझ नहीं आती, मैं उस टाइम ही कहती हूँ टेस्ट से पहले आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो। अगर ग्रुप की चैट इसलिए बंद तंग करते हैं, बंद कर देते हैं कि आप लोग ना फिर बहुत मैसेज करते हो, वो बच्चा जो मेन चीज होती है ना आपके पार्ट्स इंग्लिश के वोकैबुलरी वो ऊपर चले जाते हैं। जस्ट और कोई मकसद नहीं है चैट बंद करने का। तो आप मुझे काइंडली, जिसको थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी कोई एक लाइन में एक लफ्ज का मतलब भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज किया करो। मैं फौरन रिप्लाई करती हूँ जैसे ही फ्री होके देखती हूँ मैसेज। तो ओवर टू कवर्ड सामिया आपको मुझे उसी टाइम समझना चाहिए था, एक बच्चे ने समझा है मुझसे अलग से। अच्छा, ओवर और कवर्ट बिल्कुल नाम से जैसे दी गई है, बिल्कुल इसका वही मतलब है। ओवर मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट को कहेंगे कि अगर हमने मैनेजमेंट के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं और वो सबके सब लोगों को पता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर्ट मैनेजमेंट। और कोई ऐसे स्टेप्स लेना क्लास मैनेज करने के लिए जो कि जस्ट टीचर ले रहा है या प्रिंसिपल ले रहा है, लेकिन ओवरऑल बच्चों को नहीं पता या क्लास को नहीं पता वो स्टेप्स लिए गए हैं, हिडन बिल्कुल, उनको हम कहते हैं कोवर्ट। अब ओवर क्लासरूम की पॉलिसीज, क्लासरूम की कोई भी पॉलिसी बनाई गई है तो ऑब्वियस बात है वो सबको पता होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं ओवर्ट की, तो मैंने एक पॉलिसी बना दी है कि सुबह 8 बजे क्लास होनी है। आपके टेस्ट क्विज ले लेते हैं, 8 बजे टाइमिंग है, 8 5 तक अलाउ है आना। आप 8 5 पे उसके बाद आपको नहीं आने दिया जाएगा क्लास में। तो ऑब्वियस बात है, ये एक मैंने पॉलिसी बनाई है क्लास मैनेज करने के लिए, और इस पॉलिसी का सबको पता होगा। तो ये एग्जाम्पल है ओवर्ट की। ऐसे तो नहीं है मैं एक स्टूडेंट के कान में जाके कह दूंगी ये पॉलिसी है कि आपने आना है सुबह 8 बजे, नहीं। ये ओवरऑल पॉलिसी जो सबको पता होगी वो आ जाएगी ओवर्ट मैनेजमेंट। तो वैसी पॉलिसी अगर कोई टीचर करता है क्लास को मैनेज करने के लिए, वो कवर्ट में आ जाएगी। कवर्ट की कोई एग्जांपल दे सकते हो दानियाल, कैसी क्या पॉलिसी टीचर करता है जो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन टीचर मैनेज करने के लिए छुपा छुपा कर जरूर रहा होता है। कौन सी पॉलिसी कोई और बता सकता है जिसके दिमाग में आए। चैट बॉक्स में कोई बता सकता है, टीचर कोई एग्जाम्पल देनी है जनरल। बीएड की यही खूबसूरती है कि आपकी लाइफ से एग्जाम्पल खुद देनी है आपने। क्लासरूम टीचर ऐसे क्या अप्रोच ले रहा होता है मैनेज करने के लिए जो छुपी हुई होती है। जैसे आप और सर क्या करते हैं, हम ये तो पूछ रही हूँ। कोर्स मैनेज करना कह सकते हो, लेकिन ये भी हाँ ठीक है, वैसे ये काफी हद तक आप लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हम लोगों की बड़ी मेहनत लगती है। अभी लेक्चर खत्म होने की देर होती है और आधा घंटा हमारा इसी में जाता है कि सर इतना ये कर लेते हैं इस बार, ये यहाँ से लेते हैं, ये अच्छी चीज है। आधा घंटा इसको मैनेज करके फिर आप लोगों को भेज रहे होते हैं। तो किसी हद तक कह सकते हो कि आपको नहीं पता, हमें पता है। इसकी एक और मजे की एग्जाम्पल हो सकती है प्रॉक्सी लगाने की। स्टूडेंट प्रॉक्सी लगाता है, टीचर तो वो समझता है नहीं पता चल रही, लेकिन टीचर उसकी कोवर्ट मैनेजमेंट कर रहा होता है। स्पेशली हमारे साथ ये हुआ था कि एक, अगर किसी स्टूडेंट को सीरियस इश्यूज हो तो उसको कंपेंसेट करना विदाउट नोइंग अदर स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली सानिया, बहुत ज्यादा अच्छी आपने एग्जांपल दी है कि किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो जाता है, हेल्थ इशू आ गया है, टीचर से वो चुप करके बात करता है और वो चला जाता है, तो काफी हद तक ये कॉवर्ट की एग्जांपल आ जाएगी। टीचर ने मैनेज कर दिया है जस्ट उसके प्रॉब्लम को, बाकियों को नहीं पता चला, तो आप कह सकते हो ये एग्जांपल। थैंक यू सो मच सहार, खुशी बड़ी खुशी दी है आपने क्या के। चलो आप लोग सेटिस्फाई हो, बस यही होता है कि आप लोग सेटिस्फाई हो। तो एग्जांपल दूं तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें लगता सर नहीं मैनेज करते, सर अटेंडेंस चला देते थे और अपनी लगा देनी है, ठीक है आप लोगों ने, तो एट द एंड सर ले जाते थे। तो एक दिन किसी बच्चे ने प्रॉक्सी लगाई और मजे की बात, सर ने एग्जैक्ट रोल नंबर कहा है और ना उसको बुला लिया अपने रूम में कि ये 2 रोल नंबर्स मेरे पास है। उन 2 बच्चों ने प्रॉक्सी लगा रखी थी और हमें हैरान थे, और हमें लगता था सर बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करते, सब पेज लगा देते हैं, किसी टीचर के लिए अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए नहीं होती। तो और मतलब एक पेज ला दी और क्लास में 71 की होती थी हमारी, और अटेंड सर ने उठा ली। लेकिन सर डेली कर रहे हैं काम, लेकिन एक दिन सर ने अचानक से बुलाया और बाद में पता चला कि उन 2 बच्चों ने प्रॉक्सी लगाई थी।
तो और देखो सर, हमें लगता था सर जज नहीं कर रहे, बट सर को पता नहीं कहाँ से पता चल गया इन दोनों ही लगाई। और तो ये आपकी एग्जांपल आ जाएगी कोवर्ट मैनेजमेंट की, कि आप छुप के प्रॉक्सी लगा रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को जज नहीं किया जा रहा, लेकिन टीचर सारी नजर रखी बैठा है आप लोगों। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी व्हेन अ टीचर यूजेस पावर टू रेगुलेट स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि टीचर अपनी पावर को यूज करता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं इंटिमिडेशन। एग्जैक्टली किसी भी टाइप की पावर को यूज करना इंटिमिडेशन है, अगर वो नेगेटिव में है तो। यहाँ पे वैसे उनको और स्टेटमेंट क्लियर करनी चाहिए, नेगेटिव पावर को यूज करना। और लाइक टीचर अपनी पॉजिटिव पावर यूज करता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन मोस्ट ओवरऑल जनरल इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी फिर यही है कि टीचर का पावर यूज करना इंटिमिडेशन है। बीएड में यही आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, लेकिन ये नेगेटिव में कहा जाए तो ज्यादा अच्छी बात। लीस्ट वांटेड इंटिमिडेशन टेक्निक बाय स्टूडेंट, के लीस्ट वांटेड कौन सी इंटिमिडेशन की टेक्निक है जो स्टूडेंट चाहता है कि टीचर अप्लाई करे? एग्जैक्टली फिजिकल फोर्स। आजकल नई जनरेशन की बात की जाए तो 100% ये एप्लीकेबल है। अगर आज से 15 साल पहले की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी सही, तब ये एमसीक्यू सही नहीं था, जब टीचर कहते थे कि बच्चा नहीं मान रहा तो इसकी पिटाई करो, छितरोल करो। अब उल्टा है कि आप स्टूडेंट भी नहीं चाहता और पेरेंट्स तो चाहते ही है ना। तो अब लिस्ट वांटेड, खैर स्टूडेंट की तो पहले भी ये होती थी कि मारना पड़े, स्पेशली गर्ल्स की। बॉयज पे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बेचारे खा लेते हैं। तो लीस्ट वांटेड फिजिकल फोर्स है। लेकिन ये सारी की सारी टाइप्स है, थ्रेट करना, मजाक उड़ाना, बच्चे का फनी मजाक उड़ा देना जानबूझ के टीचर जो करता है उसको फिर हम कहते हैं इंटिमिडेशन करना, बेइज्जती करना, धमकी देना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। अ टीचर शुड बी, एक टीचर को क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली exactly, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए, अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें राइट था। अथॉरिटेटिव कहते हैं टीचर का रोब होना। एक टीचर आया है, स्टूडेंट को पता चले टीचर आ गया, वो अटेंटिव हो जाए, उसको ये हो कि अब मैं बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, टीचर डांटेगा। मतलब इस सेंस में बेइज्जती होना कि अच्छी बेइज्जती होना, कि जो डिजर्व करता था वो बदतमीजी कर रहा है तो टीचर डांट दे, उसको ये डर हो। तो इस चीज को कहते हैं अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन कहते हैं बिना गलती के टीचर जानबूझ के किसी स्टूडेंट से उसको वो थी, और वो थोड़ी सी बेचारा गलती करता है और चलो जी, बी तो दकियानूस कह सकते हो दानियाल। यही बता रही हूँ, इन दोनों टर्म्स का ही। अथॉरिटेरियन कहते हैं कि जानबूझ के बेइज्जती करना। अथॉरिटेटिव कहेंगे वो डिजर्व करता था। लाइक अब अभी आप लोगों की क्लास हो रही है, मैं आप लोगों को हूँ अपने अपने म्यूट पे लगा लो सारे, ठीक है। अब हम डिजिटल क्लास ले रहे हैं तो उसकी एग्जांपल यहाँ से देती हूँ, कि मैं आप सबको कहती हूँ क्लास से पहले काइंडली अपने अपने म्यूट पे लगा दो, दिया करो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने नहीं लगाया, मैं फिर उसको मेंशन करती हूँ। सामिया की एग्जांपल लेते हैं। सामिया काइंडली अपना म्यूट पे कर लो, आप अपना बच्चा म्यूट पे कर लो, शोर आ रहा है। लेकिन सामने मेरी बात नहीं सुनती तो मैं उसको डांटूंगी, तो ये बिहेवियर कहलाएगा अथॉरिटेटिव, कि मैंने उसको मना किया, वो नहीं मान रही, तो मेरा हक बनता था, मैं उसकी टीचर हूँ, मैं उसको डांट सकती हूँ, तो मैंने उसको गलत बात पे डांटा। लेकिन फिर क्या हुआ है जी, अगली एग्जाम्पल में सामिया आई है, सामिया के कोई कसूर भी नहीं है, सामिया का म्यूट पे भी था, लेकिन सामिया ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक इसने अभी क्वेश्चन पूछा है, मैम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस बता दे। अब मुझे सामिया नहीं पसंद ओवरऑल, मैं कहती हूँ कि अच्छा इसने पूछा है, मैं या तो इग्नोर कर दूं, या फिर बल्कि इग्नोर भी नहीं करेगा, थोड़ी टेरिन क्या करेगा, सामिया को डांट देगा इस बात पे। सामिया आपको समझ नहीं आ रही, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, एट द एंड मुझसे क्लास से पूछना, ये कोई तरीका है आपके पूछने का, बीच में डिस्टर्ब कर रही हो, इस तरह की मैं बात करके उसको झड़क दूं। एट द एंड ऑफ क्लास में ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा बच्ची में कि मैम ने डांट दी तो बाद में दोबारा ना डांट दे, होता है ना, बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स को, कि हमारे किसी के सामने हर इंसान की इज्जत होती है, तो स्टूडेंट को एक गलत बात पे डांटना अच्छी बात है। लेकिन बिला वजह उसको डांट देना कि इसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, चलो भी ये कोई तरीका नहीं है, सामने का मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर इस चीज को अक्सर कभी कभी बेइज्जती भी ले लेती है। हालांकि टीचर को खुश होना चाहिए कि बच्चा पूछ रहा है, उसका अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, अलग में बताना है, जिस तरह बताना है, लेकिन एक तरीका होता है बताने का। लेकिन मैं डांट के उसको कहूँ कि सामने ये क्या तरीका है और आपने ये कोई बात नहीं हुई है, तो इस चीज को फिर हम कहेंगे अथॉरिटेरियन, कि जानबूझ के बच्चे की बेइज्जती करना, उसका मोरल को डाउन कर देना, और उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा बच्ची में, और एट द एंड पता नहीं वो पूछेगी भी नहीं, एट द एंड पूछ भी ले, अगली बार वो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि मैम मेरी बेइज्जती कर रही है। तो इस चीज को अथॉरिटेरियन कहेंगे, जानबूझ के गलत बात पे डांट, अच्छी बात पे डांटना अथॉरिटेटिव है, और ये टीचर का राइट होता है। एग्जैक्टली exactly, दानियाल, ये पेडागोगी बहुत मजे की है। एग्जाम्पल डेली
MCQ बनाई। मैंने कहा ये तो जर्नल है, अभी जरा समझाऊंगी ताकि इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अब देखो ये पार्ट होना चाहिए ना, कितना मजे का है, पढ़ाने वाला मजेदार हो, पढ़ने वाले मजेदार हो, खुद ही मजा आता है इन चीजों में, कोई चीज बोरिंग नहीं होती। अच्छा जी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजीज। बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजीज में आपके पास सारी चीजें आती हैं। एक टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर जैसा भी है उसको एक अच्छी तरफ लाना, उसको मैं कहती हूँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और उसमें सारी की सारी चीजें आती हैं कि स्टूडेंट के बिहेवियर को किसी भी तरह किया जा सकता है। उसको तारीफ करके, उसको इनाम दे के, उसमें थोड़ी बहुत मॉडलिंग उसके बिहेवियर के मोल्ड करके, कि नहीं थोड़ा सा उसको अलग से समझा के, कोई भी टीचर यूज कर सकता है उसको बिहेवियर को मॉडिफाई करने का। सबसे मोस्ट कॉमन तारीफ कर दो, बच्चा खुश हो जाता है। लाइक आज आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, एट द हम इसीलिए रिजल्ट शेयर करते हैं कि एटलीस्ट जो बच्चे ऊपर ऊपर 40s वाले आए हैं उनका मोराल हाई हो। आज वो तारीफ करूंगी, कल वो और ज्यादा पढ़ेंगे। और जो 17 वाले हैं उनकी बेइज्जती नहीं करनी, उनको कहो कि आपका भी अच्छा हो सकता है, आज कोई मे भी इशू आए उनका सुनो पहले, 17 आए क्यों है, समझ नहीं आई क्या नहीं आया, नहीं समझ आई उनको अलग में समझाओ। तो उनका ये मैं उनकी मॉडलिंग कर अलग में समझाती। फिर उसको अगली बार 17 से 19 आ गए हैं, ठीक है आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसकी फिर भी बेचारी के 19 आए हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में वो उसका दिमाग वो मॉड्यूल वीक होता है, उसकी तबीयत खराब होगी, उसको इश्यूज होते हैं। तो 17 से 19 पे आने की बजाय उसको डांटना कि आपके 17 से 19 आए, मैंने इतनी मेहनत की है, कोई मार्क्स है नहीं, उसको कहो 2 नंबर इंप्रूव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ऊपर जाओगे, 17 से 19 पे आए, 19 से 22 पे जाओगे, 22 से 25 पे जाओगे, तो बच्चे में थोड़ा सा मोराल हाई हो जाएगा कि अरे अच्छी चीज है, चलो 2 तो इम्प्रूव हो रहा है, टीचर डांट नहीं रहा, तारीफ कर रहा है। और टीचर की तारीफ बड़ी बात होती है, बच्चा हवाओं में आ जाता है। तो इस तरह बिहेवियर बच्चे के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को लेके आना किसी भी तरीके से, उसको हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर मॉडलिंग। और इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, प्रेज करना, रिवॉर्ड देना, ये आपने पढ़ा है। 53 आता है, ऑल द प्रैक्टिस इंक्लूडेड इन द इंटिमिडेशन आर मोस्टली, के इंटिमिडेशन में आपकी जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, सार्केज्म, रेडिकुली, और क्या क्या थी अभी हमने पढ़ा है, फिजिकल अब्यूज, और इसकी क्या होती है सारी, ये नेगेटिव है बिल्कुल। जितनी भी आपकी इंटिमिडेशन की टाइप्स आती है 99% वो नेगेटिव है। स्टूडेंट को धमकी दे देना, टीचर क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सबकी नहीं बात करी, ओवरऑल बात करी, स्टूडेंट ने कोई बदतमीजी की है, टीचर क्या करता है, हालांकि तब इजीली भी उसको सिखाना चाहिए। एक पहले इसको प्यार से समझाओ, तो मेरा नहीं ख्याल को टीचर अगर किसी बच्चे को वो गलती कर रहा, बच्चे तो गलती करते हैं ना, उनको आप प्यार से समझाओगे बच्चा समझेगा। लेकिन टीचर क्या करता है, अब तुम अगली बार मीड में पास होके दिखाना मुझे तो सर टीचर की पहले धमकी यही होती है यूनिवर्सिटी में। और बच्चा मेरे खास टीचर की रिस्पेक्ट भी सिर्फ इसीलिए करता है, उसने सेशनल लेने हैं, उसने मिड्स में मार्क्स लेने हैं, बस इसलिए दिल से वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता टीचर की। तो जितनी भी आपकी इंटिमिडेशन की है, चाहे वो धमकी है, क्लास में आप बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो बिला वजह, तब भी वो नेगेटिव चीज है ये, मारना तो फिर और भी नेगेटिव है किसी भी वजह से। तो ये चीज आपकी जितनी भी इंटिमिडेशन में टाइप्स आती है, ये सारी की सारी नेगेटिव है। तो ये आपका था बीएड का। और आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा इजी था। थोड़ा बहुत एक दो बच्चों की गलती है आई नो, अथॉरिटेटिव में और थोड़े, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम सीखते हैं ना, सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं, पेपर में गलती नहीं करनी है हमने। ठीक हो गया जी।